हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। इंदिरा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज हम क्लास 8 की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और इस पे आज हम न्यायपालिका पे हम चर्चा कर रहे थे कल। इसके अगले चैप्टर पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मुझे एक बात कहनी है आपसे। अगर आपको हमारा चैनल, हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा बताया हुआ, समझाया हुआ अच्छा लग रहा है, अगर इसके बाद भी कोई कमी है तो आप उस कमी को नोट डाउन करके मुझे कमेंट दें। मैं उस चीज़ को फुलफिल करूँगा और आपको उस कमी पे अवगत कराऊँगा। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने विषय को और देखते हैं क्या पढ़ना है आज। तो ये देखिए, हमारी न्यायपालिका है, इकाई 3 है और इसमें हम देखेंगे कि इकाई 3 में अगर देखेंगे यूनिट 3 न्यायपालिका। कल हमने चैप्टर 5 पे चर्चा की थी न्यायपालिका पे। आज हम चैप्टर 6 पे चर्चा करेंगे, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे। आप देखिए ध्यान से, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं इस इंडेक्स को। तो अगर इससे पहले हम कुछ शब्द संकलन की बात करें, इस चैप्टर में हमको कौन कौन से शब्द मिलने वाले हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे आपको आरोपी पता होगा, संज्ञेय भी पता होगा, जिरह करना पता होगा, हिरासत पता होगा, निष्पक्ष पता होगा, किसी आरोप को अपराध का आरोप लगाना, और गवाह। आपको ये आपके समाज के जहाँ आप रह रहे हैं उस समाज से रिलेटेड लगभग सभी शब्दों से आप परिचित होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी शब्द से परिचित नहीं है तो एनसीईआरटी आपको उस शब्द से, उस टर्मिनोलॉजी से बताती है, समझाती है। ठीक है। तो आरोपी का मतलब है, इस अध्याय के संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। संज्ञेय की अपराध, इस अध्याय में उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। संज्ञेय के आधार पर पुलिस क्या करती है, उसे शक है कि ऐसा है तो वो आपको उठाएगी और ले जाएगी। ठीक। लेकिन और गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन आपके खिलाफ ऐसा शक के आधार पे, लेकिन आप पे कोई ऐसी जांच पड़ताल कर सकती है, लेकिन आप पे कोई केस चालू होगा ऐसा नहीं है। ठीक। वो अपनी जांच पूरी करेगा। जांच में अगर वो संज्ञेय सही है तो आगे की प्रक्रिया पूरी होती है। इससे पहले अगर संज्ञेय के आधार पे अगर जांच नहीं, बस जो भी उस संज्ञेय में जांच करते हैं उसमें आपको अगर वो अपराध घोषित नहीं कर पाती है तो बाकायदा आपको छोड़ देती है। जिरह की बात करें हम, जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है, दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ सवाल पूछता है, आपको पता है, जिसमें उसके पिछले सवाल को सही और गलत साबित किया जा सके, इसे जिरह कहते हैं। ठीक है। क्योंकि जिरह में क्या होता है, वकील में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के वकील होते हैं, तो एक दूसरे के वकील एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। अब हम हिरासत की बात करें, डिटेंशन की, तो क्या बोलेंगे, पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना। ठीक है। आप देखा होगा डिटेंशन में कई लोगों को रख लिया जाता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर की बात करें। ठीक है। निष्पक्ष की बात करें, इसका मतलब है स्पष्ट या न्याय संगत व्यवहार करना। ठीक है। किसी एक पक्ष का समर्थन ना करना, मतलब है अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, अगर न्याय कर रहे हैं तो दोनों पक्ष को सुनेंगे तब न्याय देंगे, तो इसे निष्पक्षता न्याय कहते हैं। किसी अपराध का आरोप लगाना, जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध को आरोप लगाना कहा जाता है। ठीक है। जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध को आरोप लगाना कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, गवाह, जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, क्या सुना, क्या जाना, तो उस गवाह कहते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है। अब देखिए चैप्टर 6 है आपराधिक न्याय प्रणाली। इसमें हम जब बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है, जब हम किसी को अपराधी के रूप में, अगर हम बात करें हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है, तो न्याय प्रणाली क्या है, आपराधिक न्याय प्रणाली अगर देखेंगे, आप जिस समाज में रहते हैं, जैसे हमने कल फौजदारी और दीवानी कानून पढ़ा था। ठीक। और बहुत सारे अपने यहाँ देश में क्या हैं, विधि हैं, संहिताएं हैं।
ठीक है, सीआरपीसी और सीआरपीसी है, बहुत सारे एविडेंस और क्या नाम लॉ, क्या नाम अभी नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो बहुत सारे कानून हैं अपराध को रोकने के लिए, अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग कानून हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे, जब हम किसी अपराध को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अक्सर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की भूमिका होती है। उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं है। आपने देखा होगा फिल्मों में ऐसा होता है कि वो कोई अपराधी और है, गिरफ्तार किसी और को करती है, तो आपके मन में ऐसा विचार आ सकते हैं। लेकिन ऐसा वास्तविक रूप से नहीं है, वो काल्पनिक चित्र होते हैं। जब हालांकि वो भी किसी घटना से रिलेटेड होते हैं, किसी कहानी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब गलत है, सारी पुलिस ऐसी है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं है, ठीक है। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार होता है, आपको पता है, ठीक है। अपने संविधान में ये मिला हुआ है अधिकार व्यक्ति को। क्या आप जानते हैं निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होते हैं? ठीक है, इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है, ठीक है? और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिका क्या होती है। ध्यान रखें, ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया। ऐसे ही घटनाओं से गुजरते हैं जो काल्पनिक चित्र में आपको दिखाया जाएगा आगे। फलस्वरूप इस प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं, आगे बात करें। मुंबई के एक मकान में श्रीमती सिंधी तैयार हो रही हैं। पिछले 1 घंटे से वो गले का हार ढूंढ रही हैं, ठीक है। एक काल्पनिक कहानी है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये काल्पनिक है, इसे सत्य ना माने आप ये, ठीक है। मुझे पक्का पता है कि ये यहीं रखा था, कहाँ गया? वो कहीं जाने को होगी, पार्टी में ढूंढ रही होगी, ठीक है। जल्दी करो भाई, उनके हस्बैंड कह रहे हैं, हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए। मुझे मेरे सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हाथ चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए ज़्यादा समय लगाती है, ठीक है। मैडम कह रही हैं, शांति हे ब्राह्म पिछले 3 साल के इस मकान में काम कर रही है। शांति, क्या तुम चोरी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अब बक्सा लाओ, मैं तुम्हारी तलाशी लूंगी। हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। मतलब मैडम अपनी होममेड को धमकी दे रही हैं, नहीं मैडम मैंने चोरी नहीं की है। फिर मिस्टर सिंधे थाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मैं एफआईआर लिखाने आया हूं, मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हाथ चुरा लिया है। सिंधे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज करते हैं, ठीक है। देखते हैं, सिंधे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं, ठीक है। इसके बाद चर्चा होती है। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री सिंधे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। ये कहानी चल रही है, आप देखिए कैसे पुलिस तहकीकात करती है, इसकी बात कर रहे हैं कि देखिए बयान दर्ज हो रहे हैं। इसके बाद रुपए के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने हाथ ले जा रहा हूँ और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये कह रही हैं, ऐसा मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, मेरी मेहनत कमाई की है, ठीक है, ऐसा वो कह रही हैं। फिर इसके बाद क्या, शांति का भाई सुशील आता है, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है वह शांति को छोड़ दे, उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत में आदेश लेकर आओ, ठीक है, अदालत से आदेश लेकर आओ। ऐसा इंस्पेक्टर कहते हैं कि मेरे सामने एफआईआर दर्ज हुई है, मैंने उस एफआईआर दर्ज के आधार पर शांति को क्या किया है, गिरफ्तार किया है। आपको अगर इनकी जमानत करानी है तो आप थाने जाइए, आप अदालत जाओ और इनका जमानत आदेश लेकर आइए। लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए कौन जमानती बनेगा,
हमारी सारी कमाई तो सील करके आपके पास रख ली है। ये कह रहा है बेटा, उनका भाई कह रहा है कि आपने वो जो कमाई थी वो तो अपने पास रख ली है। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 1-2 दिन के लिए हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव और कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं, उस पर दबाव डालते हैं कि इल्ज़ाम कबूल कर ले। वे उसे मानने के लिए कहते हैं और वह उसकी बहन सरघर शांति घरेलू नौकरों की गिरोह चलाते हैं। वह गिरोह घरों में गहने चोरी करता है। सिंधे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें आ चुकी थी। अब सुशील बार बार यही कहता है कि वह निर्दोष है, फैक्ट्री में मजदूरी करता है और 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। देखिए कैसे कहानी चल रही है। पुलिस इस तरीके से दबाव बना रही है जो एक कानूनन सही नहीं है। अदालत ने 1 महीने बाद, हालांकि कहा गया है कि इसमें कि कर सकती है, लेकिन इस तरीके से दबाव बनाना कानूनी रूप से अपराध है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अदालत ने 1 महीने के बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसे जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजत जमानत के बावजूद जेल में ही पड़ी रही और गहरे सदमे की हालत में वह डरी हुई है। मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा वो ही डरी हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था वह भी कभी हमें वापस नहीं मिल पाएगा, हमें वापस मिल पाएगा, ऐसा ये सोच रही है। इनके मन में ऐसे थाट आ रहे हैं। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। ठीक, जैसे हमारे संविधान में ये बात तय है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई वकील नहीं है तो, या उसे वकील करने की हालत नहीं है, तो सरकार की तरफ से उन्हें वकील उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, ऐसा हमारे यहाँ कानून अधिकार है लोगों का। तो इसका मजिस्ट्रेट शांति महोदय की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव का पक्ष वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद, देखिए यहाँ संविधान में आर्टिकल आ गया 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने के मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और 39A में भी नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर सौंपी गई है, जो गरीबों को किसी तरीके की वजह से वकील नहीं रख पाते हैं। आपने देखा होगा राज्य सरकार APO का एग्जाम कराती है, आपने देखा होगा APO का एग्जाम होता है। ठीक है, जुडिशरी वाले APO, तो इस APO के जरिए सरकारी वकील बनाए जाते हैं, वो इस तरह के मुकदमे लड़ते हैं। और अनुच्छेद 22 भी अपने यहाँ कहता है प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है और 39A में ये जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ड्यूटी है राज्य सरकार की, ऐसी बात। अब देखिए अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती हैं। कमला राय जो हैं वो अधिवक्ता की सुशीला जो भी हैं, ये शांति इनकी वकील बनी है। ये मेरे मुकदमे के कागज हैं, मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले। उन्हें लगता है कि हार बेचकर ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह काम दोनों बचत का पैसा है। इसके बाद अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि श्रीमती सिंधे के सोने का हार चुराया है। चोरी के हार को बेचकर शांति ने 10,000 रुपये मिले, वो उसके पास पाए गए, ऐसा कहते हैं। इनका सिंधे साहब का वकील कह रहा होता है मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हुई। ठीक, ऐसा मैडम कह रही हैं। फिर इसके बाद चलती है सरकारी वकील की। फिर देखिए दलीलें पूरी। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है और श्रीमती सिंधे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद और केस आगे चलते हैं तो देखिए कैसे क्या होता। इसके बाद अधिवक्ता राय, ठीक है, इस बात क्या होता, अधिवक्ता राय सिंधे से जिरह करता है। ठीक है, सिंधे से जिरह करता है। ये तो यह आप कह रहे हैं कि आपने शांति को हार चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही क्या है, ना ही शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल के जब से शांति आपके घर काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। अब हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार देती हैं। ठीक, ऐसा कमला राय सरकारी वकील ने श्रीमती सिंधे से पूछा। ठीक है, तो फिर आगे बात होती है। तो अब श्रीमती सिंधे आपका हार किस तरह गायब हुआ, ये आपका वकील पूछता है। तो मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया। शांति ने अलावा कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता है। मिस्टर सिंधे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी, वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरे हार बेचकर मिला था,
वह चोर है, ऐसा ये मैडम कह रही श्रीमती शिंदे। तो अभिव्यक्ता राव बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक के कुछ सवाल पूछती है और दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय ये साबित कर देती हैं कि शांति के संदूक में जो 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा इन्होंने साबित कर दिया। जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंचता है तब सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के लिए एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ठीक है, इंस्पेक्टर शर्मा जिन्होंने युवाओं का एक गिरोह भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। ठीक है, उसके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है। ठीक है, अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इस इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती हैं। ठीक है, जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार, ठीक है, पहचान लिया है। हमने लड़कों के एक गिरोह पकड़ा है जिसमें यह हार चुराया गया। उन लड़कों ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया है, यह हार उन्होंने ही चुराया है। अब न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने दलील देती हैं कमला राय कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए उन्हें आपसे लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में श्री सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति को जेल जाना पड़ा। उन्होंने स्पेसिफिक जो है इंस्पेक्टर राव को ये भी इंटीमेट किया या मतलब संदेश दिया कि आप इस तरीके की लापरवाही न बरतें, क्योंकि ये कानूनी रूप से गलत था कि आपको किसी को भी 2 दिन मारे पीटे और उसको भी जो जाए कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरी माता निर्दोष है, उसे आप छोड़ दीजिए, तो उस पर आप जबरदस्ती उसको भी 2 दिन जेल में डालने उसकी पिटाई करें, तो ये गलत है। अब देखिए, इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, न्यायाधीश, 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने चोरी की भूमिका को भी देख लिया। अब आगे बात करते हैं अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है। आपको पता है पुलिस एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराधी के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। ठीक है, जांच करेगी, जांच पुलिस राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। ठीक है, अदालत में क्या करेगी, आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अपराध की अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था, यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, न्यायाधीश तय करेगा। ठीक है, ये न्यायाधीश तय करेगा कि कोई व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। पुलिस का काम क्या है, सिर्फ जांच करना और वो आरोप पत्र की चार्जशीट दाखिल करनी होती है। सिर्फ पुलिस का यही काम होता है। अध्याय की शुरुआत में ये चीज़ हमने बताया भी था कि यह तय करना पुलिस का काम नहीं है कि वह दोषी कौन है कौन नहीं है। हालांकि कई बार पुलिस खुद ही न्यायाधीश बन जाती है, ठीक है, और कह देती कि दोषी यही है और उसी के खिलाफ चार्जशीट, लेकिन फाइनली उसे न्यायाधीश ही तय करता है कि ये दोषी है या नहीं है। ठीक, हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। ठीक है, पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करना है, हिरासत में लेना है या पूछताछ के लिए पुलिस को गाइडलाइन दे रखी है। अपने निर्देशों में आपने गाइडलाइन दी है जो उसके यहाँ कोर्स केस चले होंगे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच करने के दौरान किसी को भी सताने, ठीक है, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। ऐसा पुलिस को गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए किसी भी पुलिस को सजा नहीं दे सकती है। ठीक है, छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को भी सजा नहीं दे सकती है। पुलिस का राइट नहीं है। पुलिस का राइट सिर्फ क्या है कि कोई अगर FIR दर्ज करता है तो उस आधार पे उसको जांच करे, ठीक, और चार्जशीट अदालत में पेश करे। पुलिस का सिर्फ यही काम होता है। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक
गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। आपको पता था, बताया था, वो मौलिक अधिकार 22 क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने पक्ष के गवाह के वकील करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और इसके तहत कोई अगर वकील नहीं रख पाता है तो 39A के तहत राज्य की ड्यूटी है कि वो उस व्यक्ति को सरकारी वकील मुहैया कराए। ठीक, गिरफ्तारी के समय उसे जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। ये गिरफ्तारी, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है उसे यह पता होना चाहिए। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में ले जाने का समय शामिल नहीं है। अगर गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने के समय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार कहेंगे। ठीक है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को क्या है, आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी लाइन है। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। ये बाकायदा संविधान 22 आर्टिकल अनुच्छेद 22 के तहत ये अधिकार आपको मिले हुए हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसी घटना घटती है आसपास समाज में तो आप इन सवालों के साथ रूबरू हो सकते हैं पुलिस के साथ। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखें। और सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत, पूछताछ के बारे में पुलिस और अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई हैं। इन नियमों को DG बसु के दिशा निर्देश कहा जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। आपको DK बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। ठीक है, DK बसु कोई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे होंगे, उन्होंने न्यायाधीश कुछ गाइडलाइन तय की थी। ठीक है, या कोई समिति सुप्रीम कोर्ट ने तय इस मामले में गठित की होगी, उसके जो समिति के मुख्य होंगे, सदस्य होंगे, वो DK बसु होंगे। ठीक है, तो इन्होंने दिए हैं दिशा निर्देश। देखिए, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी और तथा पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। जो पुलिस वाला आपको गिरफ्तार या जांच करने आया है, उस पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान होनी चाहिए। उसका पहचान में उसकी नाम पट्टी, पद स्पष्ट और सटीक रूप से क्या है, लिखित होना चाहिए। आपने देखा होगा पुलिस अधिकारी, पुलिस के ये चीज़ लिखी हुई होती है। अधिकारी गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। ठीक है, अरेस्ट मेमो होता है, गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह भी होना चाहिए। ठीक है, वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। ठीक है, ऐसा देखा हो गया होगा, जब किसी को गिरफ्तार करके एक मेमो तैयार होता है, उसके किसी को सिग्नेचर करना होता है। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए, जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार है। वो किसी को अपनी दे सकता है कि ऐसी घटना है, ऐसा पुलिस उसे रोक नहीं सकती है। अपना वकील करने का अधिकार है उसे। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी या उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा दोस्त उसका जिले से बाहर है तो 8 से 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के समय, स्थान, हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी FIR होती है। जो प्रथम सूचना एक रजिस्टर होता है, उसमें लिखी होती है। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद भी किसी अपराधी की पड़ताल शुरू कर सकती है। ठीक, कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। ठीक है, संज्ञेय के आधार पर पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय, स्थान
उल्लेख होना चाहिए। उसमें वारदात के मूल तथ्य और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाना चाहिए। अगर अपराधियों को पता है कि उसके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। अगर अपराधियों का पता हो जाए तो उसके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम पता लिखा होता है। ठीक, शिकायत कराना जो का उसका नाम व पता भी लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वालों को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार भी है। ठीक, ऐसा देखा गया है। अब कहते हैं सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है, दिखाते हैं आपको। किसी आपराधिक उल्लंघन को किसी आपराधिक उल्लंघन को जो है कोई अपराध करता है, उसका उल्लंघन करता है तो वह जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब है अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद होगी। ठीक है, आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन, ठीक है, राज्य प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार अन्य के नाम से दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे बनाम हेमब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्राम दिया गया था। कारण था कि यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया था, राज्य की यूनियन की ओर से दायर किया गया था। ठीक है, वुमेन वर्किंग यूनियन थी जो एक उनकी, जो आपने उनकी पत्नी सुधा को जो दहेज हत्या के विरोध में मार दिया था, उससे रिलेटेड था, तो आपने देखा के नाम से जाना जाता है। अब अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस पूरी जांच करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, राज्य की ओर से एक अभियोजन अधिकारी होता है, वही अभियोजन होते हैं ये। ठीक है, अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य गवाह सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। अब न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। ठीक, चारों तरफ से अपना देखता है और रिव्यू लेता है, तब वो देता है। इसी में निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं, अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। साथ ही दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। आपको पता है जब कोई कानून तोड़ता है तो उसे दोषी व्यक्ति को जेल भेजने का अधिकार है, उसको जुर्माना लगा सकते हैं, एक साथ दोनों छोड़ सकते हैं, ऐसी बात होती है। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? फेयर ट्रायल होता है। ठीक, इसकी बात करें, निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 21 पूरी तरह पालन किया जाए। ठीक है, फेयर ट्रायल में अनुच्छेद 21 का पूरी तरीके से पालन किया जाता है। शांति के मुकदमे पर अगर हम वापस लौटें तो एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान देते हैं। देखिए, ये मेरे मुकदमे के कागज हैं, मेरे मालिक ने हाथ चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उसने शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे, उन्हें लगता है कि हार बेचकर पैसा हासिल किया है, लेकिन हम दोनों बचत का पैसा हम दोनों का, ऐसा ये जो ये क्या नाम शांति हैं, इन्होंने अपने वकील गंगा राव को ये सब बयान दिया है। अब देखिए, पहली बात, शांति को आरोप पत्र और सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानून में एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया।
ठीक है। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय ने अभियोजन पक्ष को कोर्ट से पेश किए गए सारे गवाहों को से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। ठीक, अब देखिए फिर से केस शुरू होता है पुराना वाला काल्पनिक। तो आप ये कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही आपको शांति के बाद चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब जेब से शांति आपके घर काम कर रही थी, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। अब आप हर महीने उसे 1000 रुपये पगार भी देती रही हैं। ऐसा अधिवक्ता राय श्रीमती सिंधे से सवाल पूछती हैं। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। ठीक है, इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्दोष न्यायाधीश ने इसमें देखिए, इसमें एक बात और दी गई है कि इसमें अभियोजन पक्ष जो सिंधे की तरफ से वकील था वो ऐसा करने में सच नहीं रहा, क्योंकि साक्ष्य कुछ और कहते रहे। और समय के साथ जब श्रीमती इंस्पेक्टर राव ने क्या किया, जब एक गिरोह का भंडाफोड़ किया तो साक्ष्य कुछ और निकल के आए। तो कहानी में क्या हुआ, उस जो राव पक्ष थे अभियोजन राव उस चीज को वो सिद्ध नहीं कर पाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया, क्योंकि न्यायाधीश हमेशा साक्ष्यों के आधार पर ही काम करता है। हालांकि कई बार वो अपने अनुभव के और अपने जो साक्ष्य अगर कमजोर है तो उसके आधार पर भी फैसला सुनाते हैं। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया, ठीक है, कि सचमुच चोर है। ऐसा नहीं लिया कि वो कमजोर स्थिति में है तो उस पर लेने फैसला की चोर है। इसके बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा। चूंकि साक्ष्यों से सिद्ध हो गया कि शांति के बजाय कुछ युवक ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। और शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला था। ठीक है, ऐसा हुआ। अब संविधान और कानून इस मामले में क्या कहता है हमारा, तो दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, वैचारिक मान्यताओं से के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को संविधान और कानून, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सभी को लिए संविधान और कानून बराबर है। ऐसा हमारा संविधान और कानून दोनों कहते हैं। ठीक, कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई करने का अधिकार दिया जाए, तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, इस बात को भी हम देखते हैं। अब हम बात करें इसके अभ्यास प्रश्न की। कल्पना कीजिए कि आप एक सहपाठी या आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं, तो आप अपनी कक्षा में 4 समूह बांट दीजिए, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। यही 4 जो हैं वादी, मुकदमा और वकील, यही 4 लोगों के हिसाब से केस की सुनवाई होती है। आप देखिए, ठीक है। अब हम बताइए, देखिए भूमिकाएं देखिए, पुलिस की बात करें, कार्य देखिए, सरकारी वकील, ठीक, और क्या है, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। ठीक, इसकी आप देखिए, मिलान कीजिए। छोटा सा टॉपिक था और समझ बेस पे आधारित था। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक, पहला है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई अपराध हुआ है, तो अपराध उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं, तो पूरे समाज के खिलाफ अपराध हुआ है उस व्यक्ति की, और क्योंकि वो समाज के हिसाब से कानून उसको न्याय देता है। ठीक है, संविधान के आधार पर कानून न्याय देता है। और कभी कभी उस न्याय की गाइडलाइन को बहुत सारे आदेश कोर्टों को माननी पड़ती है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने ये गाइडलाइन दी हो, देखा जाता है कि गाइडलाइन क्या नाम का कौन सा केस है, केस के आधार पे देखा जाता है। सो थैंक यू बासमी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के गुड मॉर्निंग, बाय बाय।